उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये एक आम बच्चे के बस की बात नहीं। हम इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि अगर ऐसा ना दिया गया होता तो सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता था। मेरा मानना यह है कि चाहे वो कोई भी किताब हो, अगर आपने वो किताब पूरी कर रखी तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। वाह सर, कितनी सिंपल ट्रिक है सर, ये तो बड़ा बड़ा आंसर निकाले जा सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो शॉर्ट नोट्स के अंदर वो शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। टेस्ट इसलिए नहीं होते कि तुम्हारे नंबर खराब आ रहे हैं या नंबर अच्छा रहे, टेस्ट इसलिए आ रहे हैं ताकि तुम्हें ये पता चले कि जो तुम तैयारी कर रहे हो उस तैयारी से तुम्हें क्या क्या चीजें अभी रह रही। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। एक सीरियस टॉक है और ऑब्वियस है हम सब के फ्यूचर का सवाल है, तो इस बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों ने सबसे पहली बात तो तुम लोगों को एक मेरी तरफ से एक कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर मिलनी चाहिए। वो ये है कि तुमने एटलीस्ट ये सोचा है। आप समझ रहे हैं जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम थोड़ा सा 2 मिनट का कुछ 10-15 मिनट का डिस्कशन करेंगे, उसके लिए तुमने सोचा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये एक आम बच्चे के बस की बात नहीं। तो सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूं तुम लोग को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि तुम लोगों से हटकर हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस बारे में सोचना कि मैं आईआईटी का एग्जाम देने जा रहा हूं, मैं आईआईटी या किसी अच्छे एनआईटीज में पढ़ना चाहता हूं, ये सोच ही अपने आप में ये बताती है कि तुम कम से कम अपने फ्यूचर के बारे में इतना तो जागरूक हो कि काश ऐसा कुछ करने को मिल जाए तो मजा आ जाए। चलिए ये बात भी ठीक है, लेकिन अब फिर वही वाली बात आती है सर, अब अकेले हमने ये नहीं सोचा, ये बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले साल जब ये बच्चा हम लोग पेपर दे रहे होंगे तो लगभग 15 लाख लोग इसी सोच के साथ पेपर देने बैठेंगे। तो सर मेन बात अब ये आती है कि चलिए ठीक है, बहुत सारे लोगों से हम आगे निकल कर आके खड़े हुए हैं ये सोच कर कि हम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सर चाहे इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े हम करने के लिए तैयार। लेकिन देखो बात सिर्फ यही आती है कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। मेरा अपना खुद का मानना यह है कि जेई का जो पेपर है, चाहे वो मेंस का लेवल लिया जाए चाहे वो एडवांस लेवल लिया जाए, इसमें सिर्फ मेहनत ही काम नहीं आ रही। इसमें एक चीज और है और वो है स्ट्रैटेजी, आपकी अपनी प्लानिंग। और वो प्लानिंग मेरे हिसाब से इंडिविजुअल हो सकती। मैं यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं कि मैं आपको ये बोलूं कि आपको हमेशा यही करना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल सोच भी हो सकती है, ये बच्चा अपने आप भी डिसाइड कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हर बच्चे की अपनी एक सोच है, अपना पढ़ाई का तरीका है। अगर उसको ऐसा लगता है कि उस तरीके से उसको अब तक सक्सेस मिली है, तो हम लोगों की या टीचर्स की कुछ बातों को और जोड़ दे तो मुझे लगता है कि उसकी लाइफ जिस तरह से अब तक गुजरी है उस तरह से आगे भी उसको सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये लग रहा हो कि सर ऐसा है कि बड़े मजे में जिंदगी गुजर गई थी, कुछ खास पढ़ने को मिला नहीं। जो बच्चे 11वीं में से 12वीं में आ रहे हैं, या जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं, या जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं और या होने वाले हैं और वो ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर रहा है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि अब तक शायद जिन लोगों ने इस एग्जाम के बारे में नहीं सोचा है, उनकी लाइफ में कभी भी वो दिन नहीं आए जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी हो उन्होंने। सर 12वीं के एग्जाम से पहले सर 15-20 दिन पहले पढ़ लिए थे, और 10th के एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली थी, सर ठीक ठाक नंबर आ गए थे। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि रात दिन कई दिनों तक मेहनत चल रही, ऐसा दिन हमारे सामने कभी नहीं आया। अब मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, भले ही आप लोगों से हटकर आके खड़े हुए, भले ही आप लोगों ने ये सोच लिया कि मैं अपने लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहता हूं, मैं मानता हूं, ये सारी बात मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस बारे में हमने ये सोचा है कि हम आईआईटी पढ़ना चाहते हैं या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, हम इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो एक चीज तो बता दी जाए, ये एक बड़ी तपस्या है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बच्चा इस तपस्या को करने के लिए तैयार हो वो बच्चा सामने आके खड़ा हो जाएगा। अदरवाइज जिसको जरा सा भी डाउट हो कि भाई ऐसा यार इतना थोड़ी ना यार, इतना थोड़ी ना कर सकते, अरे आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, सर ऐसा थोड़ी ना, ये भाई ये रड्डे आप 1 साल का पूरा ड्रामा करने के लिए कह रहे हैं, ये मुश्किल है। तो जिन बच्चों को ऐसा जरा सा भी लगता है, मेरा मानना यह है कि वो अवॉइड करें, है ना, इस आग के दरिया में कूदने को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें तो सिर्फ वही आदमी ही सक्सेस पा सकता है जो पूरे टाइम इस तपस्या में लगा रहे। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको कभी भी मजा मूड फ्रेश करने का टाइम नहीं मिलेगा, आप पागलों की तरह पढ़ते रहेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक रेगुलर स्टडी, आप समझ रहे बात को, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की कहानी नहीं, रेगुलरली आदमी को ये काम करना है, एक सेट रूटीन फॉलो कर कर, ये आसान काम नहीं।
तो जिन बच्चों को जरा सा भी अपने ऊपर शक हो, है ना, जो अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं मानते हैं, या जो उनको ऐसा लगता है अरे यार जबरदस्ती करवा रहे हैं यार, कोई आसान काम थोड़ी ना ये, तो जिनको जरा सा भी डाउट हो वो फौरन के फौरन जो है एक बार इस बारे में जरूर सोचें कि भाई क्या ये किया जा सकता है। बहरहाल हम उन लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं जो ये करना चाह रहे हैं। हमारा मानना यह है कि इस एग्जाम को क्रैक करने का जो देखो, बातें तो मैं कुछ कुछ करूंगा, है ना, और तुमने देखा होगा तमाम चैनल्स पर, तमाम यूट्यूब जगह पर तमाम वीडियोस देखने को मिलते हैं, लोग ज्ञान बांटे पढ़े। मेरा अपना मानना यह है, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, मैं ऑब्वियसली उसके बारे में बिल्कुल लास्ट में जरूर बात करूंगा। वो एक चीज जिसके अंदर आ जाएगी, अब वो क्या वो चीज होगी मैं उसके बारे में बिल्कुल लास्ट में तुम्हें बताऊंगा। अगर वो एक चीज मेरे अंदर है तो ये सर, ये सारे ज्ञानबाजी आप बंद करिए सर, ये यूट्यूब वाले बेवकूफ बनाते हैं। हम बताते हैं आपको कि किस तरह से इस एग्जाम को फोड़ा जा सकता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर क्यों ना हो। सर, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो चीज मैं बिल्कुल लास्ट में बोलूंगा। हालांकि ज्ञानबाजी मैं अभी करना शुरू करता हूं। ठीक, वो क्या चीज? सर देखिए, ऐसा है, मेरा अपना मानना यह है, बच्चों तुम लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो यह है कि डरना है ना, ठीक है, डर लगता है, जो कि नॉर्मल। अगर कोई ये कहे कि सर मुझे कभी घबराहट नहीं होती, कल मेरा पेपर है, मैं तो कभी नहीं डरता, ये बिल्कुल बेवकूफी है। आप नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब बड़ी क्लियर बात है, आप नॉर्मल नहीं है। क्योंकि इंसानी फितरत यह है कि किसी एक इंपॉर्टेंट चीज के टाइम पर, या किसी ऐसे चीज के टाइम पर जो हमारी लाइफ डिसाइड करने वाली है, घबराहट तो होती है सर, इसमें कोई शक नहीं, एंड दैट इज नॉर्मल। बिल्कुल सबके अंदर यह चीज होती है। तुम सब आज भी घबरा रहे होगे इस एग्जाम के बारे में सोचकर कि अगर हो ना पाया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। यह घबराहट बड़ी लाजमी है और बहुत नॉर्मल, ठीक, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सर, एक घबराहट और एक डर, इन दोनों में फर्क है सर। डरने से आपकी पढ़ाई पर असर पड़ता है, डरने से बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते थे, जो कर और अच्छा कर सकते थे, वो सब खराब हो जाती है। इसलिए हमने यहां पर यह नहीं लिखा है कि आप घबराइए मत, एग्जाम से डरिए, एग्जाम को देखकर उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, है ना, जिस चीज से डर लगता है उसको सोचना बंद कर दीजिए ना। हम घबराहट के लिए मना नहीं कर रहे, वो डर हमारे अंदर है सर, वो घबराहट हमारे अंदर। लेकिन सर, हम एग्जाम को सोचकर ये डरते ही रह जाए कि भैया हमारे बस का नहीं है सर, बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अरे यार, ये सब बेकार की बातें यार, तुम नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा? इतने सारे लोग, आईआईटी में 15 लाख लोग बैठेंगे, 17,500 सीट्स आईआईटी ने खुद बना रखी है। सोचिए, लगभग 57,000 लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाते हैं सर। 15 लाख लोगों में से अगर 60,000 लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल रही है, 4%, समझ रहे हैं आप बात को, 4% लोगों को गवर्नमेंट सीट मिल रही है, पूरी दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में काउंट किया जाता है, फिर भी इतना अच्छा सिलेक्शन रेट है सर। इतना डरने वाली बात नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है सर, किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है आगे की किसी भी बात को समझना, या आगे की किसी भी बात को आप माने या करें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर, ये डरना मना है। एग्जाम से इस इम्तिहान को सोचकर डरना मना है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल लगता है, ये पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरे भाई, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो आगे ही डिसाइड किया जाए। कम से कम आज सोचने में तो कोई बुराई नहीं है कि यार हम तो कर सकते हैं, कोई तो कर ही सकते हैं। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं सर, हमें सिर्फ तरीका बता दीजिए, हम वो काम कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि आप इस एग्जाम से डरना बंद कर दीजिए। आप घबराइए, अपने आप को जो बताना है, जैसा सोचना है सोचिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन ये कि ये सोचकर डरते रहे हमसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा मुश्किल एग्जाम है, बड़ा मुश्किल एग्जाम है, बड़ा मुश्किल एग्जाम है, हम इससे घबराते रहे, डरते रहे, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले इस डर को हटा देते हैं। हम एक एग्जाम, हमने जिस तरह से हमने पहली क्लास पास की थी, दूसरी क्लास पर आए, दूसरी क्लास पास की, छठी क्लास में आए, छठी से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सर करते चले आ रहे हैं सर। ऐसा थोड़ी ना है कि 10वीं में थे तो घबराते रहते थे, डरते रहते थे, अब 11वीं कैसे करेंगे? अरे नहीं सर, हम क्लास में गए, हमने कर ली, 12th में गए कर ली, 11th में गए कर ली सर। इसी तरह से इस एग्जाम के तैयारी में कूदे हैं, इसको भी कर लेंगे। बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कर लेंगे सर। लोग करते हैं, एक एग्जाम है, हम भी उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बात खत्म। हम इतना ही इस चीज से डर सकते हैं, इससे ज्यादा कि सर ये डर हमारे ऊपर हावी हो गया और हम तैयारी बंद कर देंगे, सर ये नहीं होता। चलिए ठीक, चलिए ठीक है सर, दूसरी बात पर आते हैं। अब देखो, अब आते हैं एक साल भर के रेगुलर कोर्स पर। ये जो पूरे साल का कोर्स होता है, इस पूरे साल में क्या करना है, किस तरह से करना है, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि सारे बच्चे जो 2025 में आईआईटी का पेपर या जेई का पेपर देने जा रहे हैं, जेई एग्जाम देने जा रहे हैं, वो सब लोग इस चीज का ध्यान रखें। जहां से भी वो क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि आप
क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें, लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड करें। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी सूरत में आप बहुत ज्यादा अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो अलग बात है, बट किसी भी सूरत में किसी भी लेक्चर को मिस करना यह बिल्कुल भी समझदारी नहीं मानी जाएगी। यानी सबसे पहले तो कोशिश करें कि हमारे लेक्चर्स जो भी डिलीवर किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे आप जहां ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी हो सर, अगर बहुत बड़ी मजबूरी ना हुई तो ऐसे में सर क्लासेस हमारी किसी अपनी मक्कारी की वजह से मिस नहीं होनी चाहिए। यह सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़े। उसका रीजन भी बहुत क्लियर, हर क्लास किसी दूसरी क्लास से लिंक होती है। कहीं ऐसा ना हो कि सर टॉपिक इंटरलिंक था, एक क्लास गलती से मिस कर दी, सर सोते रह गए या वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, अगली क्लास में गए और बैंड बज गई, और जैसे ही बैंड बजी सर सोचा खुद से कर लेंगे, जब खुद से करने बैठे तो सर कुछ कुछ कम समझ में आने लगा। जब तीसरी क्लास अगली हुई, उस अगली क्लास में भी सर कुछ कम समझ में आया, सर चौथी क्लास में भी कुछ कम समझ में आया, सर पांचवी क्लास में हमारा सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही खत्म होने लगा। हमें लगा चलो यार ये सब्जेक्ट लग रहा है अपने बस का नहीं, धीरे धीरे करके वो इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सर किसी एक सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होने के बाद हम कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाई ऑब्वियस है, एक सब्जेक्ट में स्कोर कम करोगे तो फिर टोटल स्कोर भी कम आएगा, और उस टोटल स्कोर के कम होने से आपका ओवरऑल मोटिवेशन भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप कम से कम किसी भी क्लास को मिस ना करें, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी मेरा मानना यह है कि जो बच्चा भी क्लासेस अटेंड करेगा वो बहुत जरूरी है वो इस बात का ध्यान रखेगा कि वो क्लास मिस नहीं करे, ठीक। और जब वो रेगुलरली क्लास अटेंड करे तो कुछ बातों का ख्याल रखे। सबसे पहले, जब वो क्लास कर रहा हो तो क्लास के दौरान ही नोट्स बनाने की कोशिश करें। यानी मेरा मानना यह है कि आप नोट्स क्लास के दौरान ही बनाएं, क्लास के दौरान ही आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और मेरा अपना खुद का ये मैं ये शायद नहीं जानता कि बाकी लोग इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं, मेरा खुद का मानना यह है कि जो भी आप नोट्स बनाएं वो नोट्स सुंदर हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, वो सुंदर नहीं चाहिए, क्योंकि सुंदर का मतलब आप समझ रहे हैं, सुंदर का मतलब है टाइम बर्बाद, लगातार वो नीला पेन काला पेन, ना 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 सर, सुंदर नहीं चाहिए, हमें साफ नोट चाहिए। यानी जो भी आप नोट्स बनाए वो एक साफ नोट्स हो और वो प्रॉपर खुले खुले लिखे जाएं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप स्पेस इन बिटवीन लाइंस, लाइंस के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ा जाए। उसका रीजन यह है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर जब क्लास में कुछ पढ़ा रहा होता है तो हम एक पॉइंट तो लिख लेते हैं, लेकिन जब टीचर कुछ और बोल रहा होता है तो उस टाइम पर हम उस पॉइंट को नोट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम उसको रिवाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें इस बात का ध्यान आता है कि टीचर ने यहां पर यह भी बोला था कि अगर ऐसा न होता तो क्या होता। आप समझ रहे, कई बार होता है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कई बार टीचर इस तरह की बात करते हैं कि अगर ऐसा ना दिया गया होता तो सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता था। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप फौरन के फौरन उन्हीं स्पेसेस में मेंशन करते चले जाएं ताकि आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएं, और जब भी आप उन नोट्स को पढ़ें तो आपको वो पॉइंट्स भी दिखाई दे। उसका रीजन यही है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है टीचर ने ये बात हमें बताई तो थी लेकिन याद नहीं आ रही है, तो ऐसे में उन बातों को अवॉइड करने के लिए ये काम किया जा सकता है। इसमें कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो पतली सी कॉपी में ही खत्म हो जाए। देखो, अब ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से मैंने किया है, 2002 में आईआईटी से पास आउट हूं मैं, समझ रहे बात को, 23 साल हो गए पढ़ते, 22 साल हो गए पढ़ते पढ़ाते। ऐसे में हमें अच्छी तरह से याद है कि जब भी हम अपने नोट्स बनाते थे बहुत खुली खुली लाइंस लिखा करते थे। हम सुंदर नहीं लिखते थे, राइटिंग तो तुम देख ही रहो माशाल्लाह बड़ी साफ सुथरी है, लेकिन सुंदर नहीं लिखा करते थे, बट गैप्स देते थे, स्पेस देते थे, ताकि कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डालना हो, कुछ ऐसी चीज जो मुझे लगती है, कोई सवाल ऐसा जो मुझे लगता है कि यहां पर जरूर आना चाहिए ताकि रिवीजन पर मुझे फायदा मिले, तो मैं वहीं पर उसको नोट किया करता था और मुझे इस चीज का फायदा मिलता। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए नोट्स बनाए जाए, प्रॉपर नोट्स बनाए जाए, आप थोड़ा सा खुला खुला स्पेसेस इन बिटवीन लाइंस का मतलब है थोड़ा खुला खुला लिखा जाए, ताकि अगर कुछ और भी मेंशन करना पड़े जो आप नोट्स के टाइम नहीं कर पाए, टीचर पढ़ाते टाइम नहीं कर पाए, वो आप यहीं पर मेंशन कर सकते। क्लियर है? तो यानी सबसे पहली बात तो यह है कि क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया जाए, और जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उन केसेस में आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खुले खुले नोट्स बनाएं, और उसके बाद कुछ भी ऐसा पॉइंट जो हमें मिस हो रहा हो रिवीजन के दौरान हम उसको लिख सकें। यानी पहला पॉइंट बड़ा क्लियर है, क्लास करना रेगुलरली पड़ेगा। बैकलॉग्स अवॉइड करें, यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो इस पॉइंट का मतलब है वो यही है, अवॉइड बैकलॉग। बैकलॉग्स को अवॉइड करिए भाई,
किसी भी सूरत में बैकलॉग नहीं आना चाहिए। हां, अगर बैकलॉग आ भी गया तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए बैकलॉग आ भी गया और अगर वो बैकलॉग शुरुआती टाइम में आ रहा है, आप समझ रहे हैं बात को, जैसे मान लीजिए एक वीक का कुछ बैकलॉग आ गया या कुछ एक वीक के अंदर दो एक क्लासेस का बैकलॉग आ गया, तो ऐसे में कोशिश करिए कि उसको वीकेंड में ही उसको कवर करें। सैटरडे संडे या संडे में टाइम निकालकर आप उसको प्रॉपर वीडियो के साथ देखकर या प्रॉपर एनालिसिस करके आप उसको कवर करें। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि सेमेस्टर के या मिड मिड सेशन में आपको कभी बैकलॉग देखने को मिल रहा है, मिड सेशन में आपका बड़ा बैकलॉग आ रहा है, तो ऐसे में कोशिश करिए कि आप उस वीडियोस को या उनके पीडीएफ्स को पहले डाउनलोड कर लें और उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के बाद वीडियोस को हाई स्पीड पर आप सपोज 1.25x पर या 1.5x पर चलाकर उन बैकलॉग्स को जल्दी कवर करने की कोशिश करें। और कहीं बैकलॉग आपका लास्ट में आ रहा है तो ऐसे केसेस में बेटर यही रहता है, जैसे बड़ा बैकलॉग है तो ऐसे में उस पूरे पूरे चैप्टर्स के बैकलॉग को कवर करने के लिए आप वन शॉट वीडियोस का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में। अगर अभी कोई बैकलॉग आने लगा, मान लीजिए शुरुआत में किसी मजबूरी की वजह से एक दो क्लासेस मिस हुई, आपने वीकेंड में ही उसको निपटा दिया, मान लीजिए बीच में अगर आपको ऐसा लगने लगा यार काफी क्लासेस का बैकलॉग आ गया, अब क्या करें, तो ऐसे में आप पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए और उसके बाद स्पीड में वीडियोस को देखकर उनको कवर करने की कोशिश करें। लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमारे तो 2-3 चैप्टर मिस हो चुके हैं, हम 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है, तो ऐसे में कोशिश कर सकते हैं कि आप वन शॉट वीडियोस को देखें और उन बैकलॉग्स को कवर करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग्स को अवॉइड करना मेरे हिसाब से इस पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। आप बैकलॉग को बिल्कुल अवॉइड करिए और वो तभी होगा जब आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करेंगे, रेगुलर अटेंड क्लास करेंगे तो आपको कभी भी बैकलॉग देखने को नहीं मिले। ठीक, चलिए सर, ठीक है। क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करने के बाद करना क्या है? रेगुलरली अटेंड करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हम क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज तो बहुत साफ बोली जाती है, वो ये बोला जाता है कि जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उसमें दो पोर्शन आते हैं। यानी अगर आपको आइडिया हो तो आप सब जानते हैं सर, एक पोर्शन आता है हमारी थियरी का पोर्शन। ठीक है सर, फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी भी थियरी आती है ठीक है सर, हमें पता है सर थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक चीज तो मैं बता दूं, मैं वो थियरी होती जितनी भी है होती जरूरी। आप ये नहीं कर सकते सर सीधे सवाल पे आइए कहां टाइम पास कर रहे हैं, ना ना ना, थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी है और थ्योरी के बाद ऑब्वियस है सर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी। मैं एक गुरु मंत्र तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो एक देना चाहता हूं। मुझे लगता है ये मैथ्स फिजिक्स हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। हर चैप्टर में शायद 4 या 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर जेई सवाल बनाता है, चाहे वो मेंस लेवल हो चाहे एडवांस लेवल। मेरा मानना ये, आप जैसे एग्जांपल लेता हूं, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसा चैप्टर ले लेता हूं, चलिए ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सर मोल कॉन्सेप्ट में मैंने देखा है कि गिने चुने 4-5 बातें। पहली बात क्या है, मोल्स के कैलकुलेशंस से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं कि कितने मोल हैं, कितने एटम्स हैं, कितने प्रोटॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, वही टाइम पास। सर एक कैटेगरी मैंने देखी है जो हर साल सवाल बनाती है। दूसरी कैटेगरी पे सवाल जो बनता है सर, वो मुझे लगता है शायद आप कुछ परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ कुछ बातें कर सकते हैं सर, बिल्कुल किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी सर स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स, प्रोडक्ट की एनालिसिस, रिएक्टेंट कितना बच गया, मैं कितना बन गया, तुम कितने घट गए, वगैरह वगैरह सर ये एनालिसिस। और चौथी बात जो है सर वो कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड है। कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी निकालो, मोलालिटी निकालो, मोलारिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करो, इस कंसंट्रेशन टर्म को उस कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करो, वगैरह वगैरह। सर कुल मिला के 4 बातें ही तो हैं सर, इन्हीं 4 बातों पर मोल कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाए जाते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात होगी अगर मैं इन 4 ही बातों पर 20-20, 25-25, 30-30 सवालों की प्रैक्टिस कर लूं। खत्म हो गई बात सर। अगर वही 30-30 सवाल अगर आपने इन्हीं 4 टॉपिक्स पर, हर टॉपिक पर 30-30 सवाल कर डाले, सर बचेगा क्या? सर इन्हीं पे सवाल बनाते हो, इनको घोट मारा मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल जो आने वाला है वो शायद तुम्हारा कुछ किया कराया सवाल आ जाए। समझिए बात। इसका मतलब ये हुआ सर थ्योरेटिकल, लेकिन सिर्फ वही वाली बात आती है, थ्योरी छोड़कर प्रैक्टिस करना बेवकूफी। प्रैक्टिस करने से पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो भी टीचर आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाए जाए और उन नोट्स को पढ़ा जाए और उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस की जाए, बहुत ज्यादा जरूरी। सर ये प्रैक्टिस करनी कहां से? तो सारी दुनिया जानती है सर। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला टर्म आएगा जो आपको पीडब्ल्यू की तरफ से भी मिलेगा। जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर रखा है उनको सबसे पहले रेगुलर बेसिस पर डीपीपीज दी जाएंगी।
डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये कहती है कि जो जो आपको पढ़ाया गया है आज की क्लास में, उसी के ऊपर 15 सवाल, 10 सवाल टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको 10-15 सवाल करने के लिए दे दिए गए, आपने फौरन के फौरन उसको पढ़ा, टॉपिक को पढ़ा, रिवाइज किया और डीपीपी निपटा दी। बस उससे फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि सर जिस चैप्टर को, जिस टॉपिक को आज पढ़ाया था सर, वही रिवाइज भी हो गया। एक तरह से सर ये रिवीजन का भी काम कर रहा है। बिल्कुल सही है सर। दूसरी बात है सर, अगर मान लीजिए डीपीपी कर ली जाए तो फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सर, हमें कोई ना कोई मॉड्यूल जरूर मिलेगा। पीडब्ल्यू की तरफ से भी आपको मॉड्यूल दिए जाएंगे। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं या कहीं से भी आपको कोई ऐसा पैकेज मिल जाए जिसमें सेट सवाल दिए गए, तो आप मॉड्यूल से भी आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन सब में एक चीज जरूरी है और वो ये है कि अपने स्टडी मटेरियल को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। समझिए बात को, फिक्स योर स्टडी मटेरियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिक्स योर स्टडी मटेरियल का क्या मतलब है? फिक्स योर स्टडी मटेरियल का मतलब है सर, मैंने सुना था और ये तुम सब मानते होगे सर, बहुत सारी किताबें रखी है हमारे पास, किताबों की कमी नहीं है सर, लेकिन सर कभी खुली ही नहीं, धूल चढ़ी हुई है उन किताबों पर। अरे भाई, इस तरह से किताबों को खरीदना या मटेरियल को इकट्ठे करने का कोई फायदा ही नहीं। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है सर, मेरे पास ये किताब है और इस किताब में से आपका जो दिल करे। देखो, पता नहीं ये बात कितनी सही है कि नहीं, लेकिन मैंने हर बार ये बात बोली है अपने हर 20-22 सालों से, हर बैच में ये बात बोलता हूं, तुम लोगों को भी बोलूंगा। किताब का नाम कुछ भी हो, मैं किताब का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी किताब, एक किताब जिसमें अपने मतलब के, अपने सिलेबस भर का सवाल मटेरियल दिया गया है। मेरा मानना यह है कि चाहे वो कोई भी किताब हो, अगर आपने वो किताब पूरी कर रखी तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अपना मानना है। मैं किताब का नाम नहीं ले रहा हूं कि सर वही किताब होनी चाहिए या वो किताब होनी चाहिए। आपके मतलब की ये किताब, आप समझ रहे हैं मतलब का क्या मतलब होता है? मतलब का मतलब सर, उसमें सिलेबस दे रखा है, उसमें सवाल अपने मतलब के दिए जाते हैं सर, उसमें मेंस लेवल, एडवांस लेवल के ठीक ठाक से सवाल भी दे रखे हैं। अगर वो किताब मैंने पूरी कर ली है, और ये बात मैं अपनी तैयारी से समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं, अपनी तैयारी से इस बात को जानता हूं। जब मैंने 98 में जेई का पेपर दिया था, उस टाइम से लेकर आज तक मैं इस बात को मानता हूं कि कोई एक किताब, जो उस सब्जेक्ट की किताब आपके पास रखी है, अगर वो पूरी कर ली जाए तो सिलेक्शन होना ही होना है। क्योंकि समझिए बात को, सब ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। और साथ में बात क्या है सर, आपको डीपीपी भी करने को मिल रहा है, मॉड्यूल करने को मिल रहा है, और अगर आप किसी बुक को लिखना चाहें तो वो बुक को भी रख सकते हैं। बट मेरा अपना मानना यह है कि वो किताब जिसके बारे में मैं यहां बात कर रहा हूं, वो ये किताब ही है सर। यही वो किताब है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, यही वो स्टडी मटेरियल, इतना ही स्टडी मटेरियल मेरे लिए सफिशिएंट है सर। इससे ज्यादा मुझे कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, टीचर्स अपने हिसाब से, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के, किसी के भी टीचर हो, वो अपने हिसाब से किसी बुक को सजेस्ट कर सकते हैं। आप उस बुक को भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, वो मटेरियल फिक्स होने चाहिए सर। ये नहीं सर मेरा मन करा मैंने वो किताब खरीद ली, मेरा मन करा मैंने वो किताब खरीद ली, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अननेसेसरी सिर्फ एक ही परेशानी में रहेंगे कि मुझे ये भी नहीं किया, मैंने अभी वो भी नहीं किया। अगर गलती से आपने कोई दूसरी किताब खोल ली, उसमें बताने का तरीका कुछ और है, उसमें सवाल पूछने के तरीके कुछ और है, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे और अपने मोटिवेशन को, अपने जोश को वहीं ठंडा कर रहे हो। समझ में आई? यानी ये तो क्लियर है सर, आप थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं की सवालों की तो कोई फायदा नहीं। और मैं आपको बता चुका हूं, प्रैक्टिस का बड़ा सीधा सा फंडा है सर, आपको पता है, ये टीचर आपको क्लास में बताएगा। मैं अपनी हर क्लास में चैप्टर की शुरुआत में ये जरूर बताता हूं कि इस चैप्टर में ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों पर ही आज तक सवाल बने हैं, इनके अलावा कभी कोई सवाल नहीं पूछा गया। और ये चीज तो मैंने हर बार बोली है, इस बार भी बोली है, इससे पहले जब टेस्ट के डिस्कशंस करते हैं उस टाइम पर भी बोलते हैं। बताया था ना यार कि डी ब्रॉगली इक्वेशन पर सवाल बनेगा। देखो, डी ब्रॉगली सवाल पड़ा, डी ब्रॉगली की इक्वेशन पर सवाल पूछ लिया गया। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि, और ये कोई मेरा अपना कहना नहीं है यार, ये हर टीचर जानता है, तुम जानते हो कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम में वही केसी केपी को लेके 2 बातें और वही ली चैटले प्रिंसिपल पर 1 सवाल। सर इसके अलावा कुछ होता ही नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में, कुछ नया नहीं पूछ सकता सर, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी। तो जब चीजें इतनी क्लियर हो कि यार करना क्या है, तो मुझे लगता है कि शायद रास्ता इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
क्लियर है? तो यानी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसके लिए स्टडी मटेरियल को फिक्स करना पड़ेगा। और मेरा अपना कहना यही है, डीपीपीज मॉड्यूल्स और साथ ही साथ जो रेगुलर बेसिस पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, आप सिर्फ अगर उनको करते रहें तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। सर एक चीज तो छूट गई सर, ये सब करने के बाद एक बार एक दिल करता है ना कि सर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, उस एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है ये भी दिखाई देना चाहिए। तो सर इन सब के साथ सर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है पीवाईक्यूज। बहुत ज्यादा जरूरी है सर। पीवाईक्यूज को साथ ही साथ उस चैप्टर के अगर लगाया जाए, पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज उठाए जा सकते हैं, 5 सालों के पीवाईक्यूज उठाए जा सकते हैं। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज को अगर आप उठा लें तो मेरा अपना मानना यह है कि उस टॉपिक में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जिस बच्चे के अंदर इतनी समझ होगी। और दिक्कत जानते हो क्या, समझाया जाता है, बच्चे समझ भी जाते हैं, लेकिन करते वो अपनी मन की। मर्जी तुम्हारी है ना, मैं तो यही बोलूंगा, मर्जी तुम्हारी है। जो तुम्हें समझाया जा रहा है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, जो चैप्टर तुम्हें कराया जाएगा, अगर उस चैप्टर में टीचर ने तुम्हें ये बता दिया कि देखो ये टॉपिक्स हैं, यहां से ये सवाल करने हैं, इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, उठा लो पीवाईक्यू, जो दिल करे कर लो। सोचो कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर 100 पीवाईक्यूज तुम्हारे सामने और उसमें से 80 पीवाईक्यूज तुमने अपने आप कर डाले, सोचिए कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा। सर 80 पीवाईक्यूज बचे 20 पीवाईक्यूज थोड़ा बहुत हिंट लेके कर डालेंगे, सर मजा आ जाए। तो मेरा अपना सजेशन यही है, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, ये काम किया जा सकता है। चलिए ठीक है सर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करते रहेंगे, लेकिन सर मैंने सुना है सिर्फ चीजों को आज पढ़ते हैं, कल प्रैक्टिस करते हैं, परसों भूलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर भूलते हैं। सर इसका जुगाड़ बताइए। देखो इसका कोई जुगाड़ नहीं है, लिखने के लिए बोलने वाले बड़ी बकवास करते हैं, रिवाइज किया करो, पढ़ते क्यों नहीं हो, दोबारा दोहरा लिया करो। अरे सर टाइम भी तो होना चाहिए ना सर, इतना टाइम ही नहीं है कि चीजों को बार बार रिवाइज करते रहें। लेकिन अब देखो ऐसा ये इस मामले में मैं तुम्हारी बहुत हेल्प नहीं कर सकता, किसी ना किसी तरह से आपको रेगुलरली टाइम निकालना पड़े। कैसे? देखो एक चीज तो क्लियर, एक तो रिवीजन फौरन के फौरन। अब देखो तुम ये मानते हो कि तुम्हें एक बहुत बड़े रिवीजन का टाइम कभी नहीं मिलेगा, मतलब सर आज मैं सोच रहा हूं कि 4 चैप्टर रिवाइज करूं, सर मेरे पास इतना टाइम है। तुम्हें पता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम 3 पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको, पूरे पूरे 2-2 चैप्टर रिवाइज कर सको, मुश्किल। तो सर एक काम कर सकते हैं, अगर मैं रेगुलर बेसिस पर चीजों को रिवाइज करता रहूं, रेगुलर बेसिस पर, तो शायद मेरे लिए कभी भी पूरी चीज रिवाइज करने के लिए आप ज्यादा टाइम की जरूरत ही नहीं होगी। यानी जब भी क्लास खत्म हो तो आप कम से कम अपने लेक्चर नोट्स को, कम से कम अपने लेक्चर नोट्स को जो भी टीचर ने बताया है उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करें। आधा घंटा, मुझे लगता है यार एक क्लास 2 घंटे की अगर कोई एक क्लास, उस क्लास में टीचर ने कितना बढ़ा दिया होगा यार, बात समझ है, थोड़ा बहुत चीजें बता दी उसने मोलैरिटी पढ़ा दी, उसने मोलैलिटी पढ़ा दी, उसने मोलैरिटी और मोलैरिटी का डेंसिटी के साथ इंटर कन्वर्जन बता दिया, 2-4 सवाल करा दिए, 2-4 बेवकूफ बना दिया, बात समझ लो, टीचर ने करा दिया, बात खत्म हो गई। कितना टाइम लगा इन चीजों को रिवाइज करने में, कितना टाइम लगा? और हम लोग तो इतनी आराम से इन सब चीजों को करने वाले हैं, शायद किताबी लैंग्वेज से हमें मतलब ही नहीं है, सरकारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल देसी भाषा में बात करेंगे कि सर जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या निकालने जा रहे हैं, आप उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को सिर्फ लिखना सिखा दीजिए सर, मैं आपको आंसर निकाल दूंगा, मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं किसी फॉर्मूले को याद करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। हम इस तरह से भी इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर चीजों को आपने आज पढ़ा और अगर आपने शाम में आधा घंटा के लिए या 20 मिनट के लिए उस लेक्चर को रिवाइज कर लिया, तो देखो 2 फायदे, एक तो ये कि वो लेक्चर रिवाइज हो जाएगा तो आगे के लिए आपको वो दिमाग में घुसा रहेगा। दूसरी बात ये है कि सर कई बार, जैसे मैंने अभी बोला कि कई बार ऐसा होता है टीचर पढ़ाते वक्त कुछ बोल देता है। क्या बोल देता है कि देखो यहां पर ये 2x है ना, अगर ये 2x की जगह 2 - x होता या -2x होता तब क्या होता? आप समझ, फिजिक्स में, मैथ्स में इस तरह के ड्रामे बहुत चलते हैं कि अगर केस ये बनाते तो क्या होता, अगर ये केस ना होता तो क्या होता। तो ऐसे में कई बार बच्चा सुन तो लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन लिखता नहीं। अब जब आप उसको शाम में रिवाइज कर रहे होंगे तो उस टाइम पर आपको एकदम से आया, अरे यार मास्टर जी ने बोला था कि अगर यहां 2x की जगह -2x होता तो ये अंतर आता, चलो चलो लिख लेता हूं। आप रेगुलर बेसिस पर अगर ये रिवीजन कर रहे हैं तब तो आपको ये बात याद आ जाएगी, क्योंकि आपने सुबह पढ़ी थी, टीचर ने सुबह पढ़ाई। लेकिन सोचिए अगर यही काम आप 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद कर रहे हैं, चलो भाई आज रिवाइज करेंगे, 2x कुछ कहा तो था, क्या था याद नहीं आ रहा। फिर आप क्या सोचेंगे, चलो छोड़ो, जब मैंने लिखा ही नहीं तो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब सोचो अगर उसी से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, गया काम से। तो इसलिए मेरा सजेशन यह है कि आप रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करें। यानी आप प्रॉपर रिवीजन कैसे किया जाएगा, क्या करना होगा, उसका टाइम तुम्हें निकालना है। मुझे नहीं पता वो टाइम कैसे निकाला जाएगा, बट एटलीस्ट मैं उस टाइम को मिनिमाइज कर सकता हूं, और वो है रेगुलर रिवीजन इन द इवनिंग टाइम। यानी इवनिंग क्लासेस अगर है तो आप मॉर्निंग में उसको रिवाइज करें, मॉर्निंग क्लासेस हैं तो आप उसको इवनिंग में रिवाइज करें। रेगुलर रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है।
रिवीजन ऑफ एवरी क्लास ऑन सेम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी जिस दिन वो क्लास हुई उसी दिन उसका रिवीजन कर लिया जाए, तो मुझे लगता है, और इसमें टाइम नहीं लगता। मतलब मेरा अपना मानना यह कि अगर आपने आज रिवाइज कर लिया तो 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। कल रिवाइज करेंगे अगर इसी चीज को तो आधा घंटा लगे। परसों आप इस चीज को रिवाइज करेंगे तो शायद 1 घंटा लगे, और उस 1 घंटे में भी 85% चीजें ही रिवाइज होंगी, 15% चीजें आपके दिमाग से निकल चुकी होंगी। आप उसी में उलझे रह जाएंगे, यार ये क्या बताया था, याद नहीं आ रहा है। आप उसमें टाइम लगेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे। अरे यार समझदार हो, यही तो स्ट्रैटेजीज है सर। करता तो वो बच्चा भी रिवाइज है सर जो 3 दिन बाद करेगा, करता मैं भी रिवाइज हूं सर। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है वो 3 दिन बाद रिवाइज करता है 1 घंटे के अंदर, और तुम आज रिवाइज करते हो 15 मिनट के अंदर। तुमने अपने 45 मिनट बचाए हैं, उस 45 मिनट के अंदर उन 4 टॉपिक्स के 4 सवाल और लगा लोगे तो शायद जेई में उससे ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ। आप समझ रहे बात को? तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज हैं जो इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरी बात है रिवीजन करते वक्त कई बार बच्चे कहते हैं सर क्या मुझे अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए? तो देखो, एक तो ये रिवीजन है ही जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। जब आप एक बड़ा रिवीजन कर रहे हो, सपोज किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, उस टाइम पर ये जरूर ध्यान रखेंगे कि मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला शीट्स आपको अपनी बना लेनी चाहिए। देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। मैं तुम्हें, मेरा मानना यह है कि किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में 1 या 2 फॉर्मूले होते हैं। बाकी अब आपको सड़ाना हो तो सड़ा दीजिए सर। मैंने तो किताब में पढ़ा था कि अगर मोलारिटी को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी तो उसका यह फॉर्मूला होता है। अगर मोलारिटी को मोलारिटी के पास लेके जाना हो विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन तो यह वाला फॉर्मूला होता है। सर अगर वेट बाय वेट परसेंटेज को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो यह वाला फॉर्मूला किताब में दिया गया है। हम तुम्हें एक बात बता दें कि मैं किसी भी फॉर्मूले को ना मैंने याद किया ना मुझे आज तक जरूरत पड़ी। किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ सर एक बात सिखा दीजिएगा कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन कैसे किया जाता है, हमारा काम चल जाए। हमें दुनिया भर के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि आप अननेसेसरी फॉर्मूले बनाना चाहें और अपने फॉर्मूला शीट्स में भरना चाहें तो अलग बात है, बट समझदारी ये नहीं कहती। समझदारी ये कहती है कि अगर मुझे बिना फॉर्मूले के भी कोई चीजें समझ में आ गई हैं तो मैं उन चीजों को यूज करके अपने सवालों को सॉल्व कर सकता हूं, जो कि ज्यादातर जगहों पर फिजिकल केमिस्ट्री में किया जा सकता है। इतना जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उल्टे सीधे फॉर्मूले याद किए जाए, लेकिन फिर भी जो जरूरी फॉर्मूले हैं उनको आप अलग से फॉर्मूला शीट्स में बनाकर अपनी किताब अपने टेबल के सामने चिपका सकते हैं, ताकि रेगुलर बेसिस पर उनको आंखों के सामने से गुजारा जाए और आप उनको याद कर सकें। जहां तक शॉर्ट नोट्स का सवाल, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, और इन शॉर्ट नोट्स में बच्चे बहुत गलती करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त वो बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। सर लाल पेन, काला पेन, सुंदर, ये वो ड्रामेबाजी अमा हटाइए। जो आदमी शॉर्ट नोट बनाते वक्त ये लिखने जा रहा है, आप समझिएगा, उस आदमी की बेवकूफी देखिएगा कि वो शॉर्ट नोट बनाने जा रहा है। मान लेते हैं वो शॉर्ट नोट बनाने जा रहा है मोल कॉन्सेप्ट का, मान लेते हैं। हम इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये वो चैप्टर है जो बच्चों को 9th में, 10th में, 11th में दिखाई देता रहता है। तो अब ये शॉर्ट नोट्स अगर बनाने जा रहे हैं और उस बच्चे ने शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त ये लिख दिया कि मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें मास दिया जाता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो सर उसने गलत क्या कर दिया? ठीक तो है सर, इसने ठीक लिख तो दिया फॉर्मूला, क्या गलत? गलत ये कि यार तुम ये शॉर्ट नोट बना रहे हो फिर से लेक्चर लिख रहे हो। अरे भाई, शॉर्ट नोट में वो चीजें नहीं आनी चाहिए जो तुम्हें पहले से पता है, जो नहीं भूली जा सकती। शॉर्ट नोट्स में वो आना चाहिए जो आप भूल जाते हैं, जो आप भूल सकते हैं, उनको शॉर्ट नोट्स में लिखा जाए। शॉर्ट नोट्स में हर चीज भर दी जाएगी तो वो शॉर्ट नोट काहे के रहेंगे? ऐसी चीजें जो आपको लगता है अरे यार ये भूली जा सकती थी, ये कहीं ऐसा ना हो गलती से निकल जाए, इस पर्टिकुलर चीज को याद रखना चाहिए। सर ने बताया था कि अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर्टिकुलर ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ओरली कैलकुलेट की जा सकती है। कहां फॉर्मूले? सर आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ओरल बताऊंगा। अगर आपसे थर्ड ऑर्बिट की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है, इलेक्ट्रॉन की जो हाइड्रोजन के अंदर नाच रहा है, सर उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी। सर अगर फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है तो 40/3 एंगस्ट्रॉम निकल के आएगी। सर आप कैसे बता रहे हैं? क्योंकि ये तरीके हैं, ये तरीके ही तुम्हें सिखाए जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ओरली इन सब सवालों को किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने डी ब्रॉगली के फॉर्मूले लिखे, इंपॉर्टेंट ये कि आपने वहां एक शॉर्ट नोट बनाया कि अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट की डी ब्रॉगली निकालनी हो तो पहली बात सिर्फ याद कर ली जाए कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में नाचते इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10/3 एंगस्ट्रॉम होती है, बस। दूसरे वाले की डबल,
10/3 का इंटू 2, तीसरे वाले की इंटू 3, चौथे वाले की इंटू 4, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अरे वाह सर, कितनी सिंपल ट्रिक है सर, ये तो फटाफट आंसर निकाले जा सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो शॉर्ट नोट्स के अंदर वो शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, यानी जो इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इसके अंदर आपकी ट्रिक्स आनी चाहिए। जो टीचर आपको सिखा रहे होंगे वो ट्रिक्स इसके अंदर डालनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी लिखा जाना चाहिए। और वो चीजें जो याद रखने वाली, थिंग्स टू रिमेंबर, यानी जो चीज आप याद करने जा रहे हैं उन चीजों को आप जरूर मेंशन करें। ये आपके शॉर्ट नोट का मतलब। शॉर्ट नोट का मतलब ये थोड़ा ना कि आपने फिर से मोलैरिटी का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे सर ये थोड़ा ना भूलेंगे सर, ये तो खून में बसा हुआ है सर। मेन चीज ये है कि अगर ये दिया जाए ये दिया जाए तो ये आंसर कैसे निकाला जाता है। और ये शॉर्ट नोट्स जो है आपके, ये आपके सामने चिपके रहेंगे या उसकी एक पतली सी कॉपी आपके सामने रखी रहेगी। ये कॉपी पतली होगी, मेरा मानना यह है कि ये कॉपी पतली हो सकती है, लेकिन जो क्लास की कॉपी नहीं, देखो कॉपी पतली बना लो, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो लिखे क्लास के नोट्स वो साफ लिखे सर, खुले खुले नोट्स हैं। कभी दिल करा कि वहीं पर कोई सवाल लिख दिया कि भाई इस टॉपिक को समझने का ज्यादा अच्छा तरीका ये वाला क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप रिवीजन करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों का, जिसमें आपको जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स को जरूर मार्क किया जाए। मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कई बार ऐसा होता है कि आप सवाल तो करते हैं, लेकिन सवाल करते वक्त आपको कोई पर्टिकुलर सवाल आपसे सॉल्व नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन देखकर, अपने दोस्त से पूछ के, टीचर से पूछ के आप उस सोल्यूशन को समझ जाते हैं। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि ये चीज आज आपके समझ में आई है, हो सकता है कल आप ये सवाल दोबारा ना कर पाए। तो जरूरी यह है, तुमने सुना होगा, कई बार तुमने यूट्यूब पे सुना होगा, टॉपर्स कहते हैं कि मैंने फलाना साहब का जो मॉड्यूल है, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल 5 बार लगा लिया, 5 बार। अबे तो तुम पागल, तुमने कभी सोचा कि वो पागल आदमी 5 बार मॉड्यूल क्यों लगा रहा है? जब एक बार कर चुका तो दोबारा करने में टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? क्योंकि जब वो दोबारा करता है तो दोबारा उन सवालों को करता है जो पहली बार उससे नहीं हुए थे। उसको कैसे पता चला कि कौन से सवाल पहले नहीं हुए थे? क्योंकि उसने मार्क कर रखे थे, उन सवालों को उसने मार्क कर रखा था जो उससे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे, ताकि जब वो सेकंड बार उसको रिवाइज करे तो सिर्फ उन्हीं सवालों को करे। सर वो फिर से वही F=ma क्यों लगाएगा? सर उसको आता है सर, वो सवाल करने की कोशिश करेगा जो वो खुद नहीं कर पाया था पहले। सर उन सवालों को सॉल्व करें, जब वो उनको सॉल्व करेगा तो हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे सवाल फिर से निकल आए जो उससे फिर से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सर वो जब तीसरा रिवीजन करेगा तो अब उन सवालों को सॉल्व करेगा। और इसी वजह से जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छी रैंक्स निकालते हैं, वो ये बात बोलते हैं कि उसने फलाना किताब को 4 बार लगा लिया, उस मॉड्यूल को 5 बार लगा लिया। वो 5 बार सेम सवाल नहीं लगाते, वो 5 बार उन सवालों को लगाते हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, ताकि उनको ये लगे कि अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं दोबारा करूं। क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन करते वक्त आप इन सब चीजों का भी ख्याल रखेंगे। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सर हमने तो ये सुना, रिवीजन के बारे में एक बात बोलूं मैं। रिवीजन के लिए सब बच्चे यही कहते हैं कि सर रिवीजन अब बाद में कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत ज्यादा मारा मारी तो नहीं है। लेकिन देखो ऐसा है, चाहे तुम बाद में करो चाहे अभी करो, जैसे कि मैंने बताया, बाद में रिवीजन करते वक्त तो रिवीजन तो हो जाएगा लेकिन वो एफिशिएंट बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना पड़ेगा। डीपीपीज एक बहुत बड़ा सोर्स है रिवीजन का, क्योंकि जो भी तुमने आज किया है वो डीपीपीज से रिवाइज किया जा सकता है जब आप उसको एज अ टेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक, मेरा अपना मानना यह है कि ये बड़ी पुरानी कहानी है, अगर तुम्हें याद हो, एक राजा अपना सब कुछ हार जाता है ना, और उससे एक सेंट, एक साधु आके बोलते हैं कि ऐसा है कि एक काम करो, तुम सुबह उठकर जब सूरज उगे तो भागना शुरू कर देना। अपना लड़ाई में सब राजपाट हार जाता है। तो एक साधु थे बहुत बड़े, है ना, एक कहानी सुना रहा हूं। तो उससे कहते हैं कि आप सुबह उठें, जब सूरज उगे उस टाइम से आप भागना शुरू कर दीजिए, और जब सूरज ढलने वाला हो तो आप वापस लौट आइएगा। तो इस जाने और आने में आपने जितनी भी जमीन ट्रैवल की, जितनी भी जमीन, वो सब मैं आपको दे दूंगा, वो सारी जमीन आपकी।
तो राजा कहता है यार बड़ा अच्छा मौका है अपना राजपाट वापस पाने का। तो वो सुबह उठता है, सूरज उगते ही भागना शुरू कर देता है, भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है, और फिर उसको ऐसा लगने लगता है अरे यार सूरज, अरे अभी और भाग सकता हूं, सूरज अभी आगे और भाग सकता हूं, अभी सूरज नहीं छुपेगा और भाग सकता हूं। जब उसको ऐसा लगने लगता है कि अरे यार अब तो काफी आगे निकल आया, मुझे तो सूरज छुपने तक उसी जगह पर वापस पहुंच के आना है, तो वो वापस भागना शुरू करता है। लेकिन वही है, उस लालच के चक्कर में ये भी भाग लूं, ये भी भाग लूं, ये भी भाग लूं, ये भी भाग लूं, वो उस जगह पर वापस पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं मिलता। सोचिए इसका क्या मतलब है। उसको साधु ने, अब अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, साधु ने, या मान लीजिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपका वो हिस्सा, सिलेबस का वो हिस्सा आपका जिसको आपने 2 बार ट्रैवल किया, जिसको आपने 2 बार ट्रैवल नहीं किया, वो सिलेबस आपका नहीं, आप छोड़ दीजिए, आपके पास का नहीं। यानी मैं ये बताना चाहता हूं सिर्फ आगे भागने से काम नहीं चलेगा। सर ये पहला चैप्टर खत्म हुआ, आगे बढ़ गया, दूसरा चैप्टर खत्म हुआ, आ गया, सर तीसरा चैप्टर खत्म हुआ, सर और करना है, और करना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो तो करना ही करना है, लेकिन आपको हर बार उसको वापस लाके ट्रैवल करना है, क्योंकि जो चीज 2 बार ट्रैवल नहीं की जाएगी वो आपकी नहीं होगी। रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। और ये तो रेगुलर बेसिस पे बार बार करना पड़ता है। वो तो साधु ने अच्छा आदमी था, उसने 2 बार कहा, हम तो तुमको बार बार बोलने के लिए, करने के लिए कह रहे हैं। जितना हो सके कोशिश करो, टाइम निकालो, जितना रिवाइज कर सको, और उसके लिए कम से कम टाइम तभी लगेगा जब आप रेगुलर रिवीजन में इन्वॉल्व होंगे। आप एक सेट टाइम टेबल फिक्स करिए जिसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल सब कुछ करने के बाद सर आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बच्चों को यह पता करना पड़ता है, जिसके लिए एक रेगुलर टेस्ट दिए जाएंगे। आप किसी भी कोचिंग में हो, पीडब्ल्यू के बच्चों से अगर मैं बात करूं तो उनको हर लगभग 15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में एक टेस्ट देखने को मिलेगा। टेस्ट जरूर दो। टेस्ट इसलिए नहीं होते कि तुम्हारे नंबर खराब आ रहे हैं या नंबर अच्छा रहे हैं, टेस्ट इसलिए आ रहे हैं ताकि तुम्हें यह पता चले कि जो तुम तैयारी कर रहे हो उस तैयारी से तुम्हें क्या क्या चीजें अभी रह रही। मान लीजिए आपने 4 चैप्टर आपसे टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और आपने सिर्फ एक चैप्टर तैयार किया है, तो आप उस एक चैप्टर का ही टेस्ट देके आ जाइए। अगर आपको 30 नंबर के सवाल हो, 30 सवालों में से अगर आप 6 सवाल भी सही करके आ रहे हैं, तो भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ही चैप्टर पढ़ा था और उस एक चैप्टर में जितने सवाल आए वो सारे आपने सही कर लिए। मेरा अपना कहना यही है, टेस्ट जरूर दिया करो, रेगुलर बेसिस पर टेस्ट दिया करो, चाहे वो किसी भी तरह का टेस्ट हो। जो भी टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंगली, यानी जितना भी टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट होंगे, आप उन टेस्ट को जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंगली आप उन टेस्ट को जरूर देने की कोशिश करें। बाद में आकर आपको तमाम मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं, डेली बेसिस पे आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं। हर टेस्ट को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना टेस्ट के आप अपनी तैयारी को जज कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आप शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती दिन में इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहला टेस्ट तो आपका शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा, और वो है डीपीपीज। डीपीपीज ही आपका सबसे पहला टेस्ट होंगी। आपने क्लास अटेंड की और उसके बाद सवाल लगाने की कोशिश की। सोचो अगर 10 सवालों में से 8 सवाल तुमने अपने आप कर लिए, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा कि चलो आज जो पढ़ाया गया था वो काफी हद तक समझ में आ गया है, मैंने काफी सवाल कर डाले। ठीक, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उन टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलरली अपनी गलतियों को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखेंगे, देखो जितनी गलतियां अभी करोगे उतना अच्छा है। एग्जाम में गलती करोगे, जो मेन एग्जाम तुम्हारा होगा, अगर उस एग्जाम में गलती करते हो तो सोचो कितना बुरा। समझ रहे बात को? तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप ये टेस्ट देना। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट। इन सब को करना, ये जितनी बातें अभी हमारी हुई हैं, इन सब चीजों को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप अपने रूटीन को फिक्स करें। और ये समझें, ये रूटीन को जो फिक्स करने वाली बात, ये तो अभी बात है, बस आप समझ लीजिए। ये अप्रैल ले लेते हैं, चलिए ठीक है अप्रैल ले लेते हैं, अप्रैल से लेके मई तक, बस आप ये समझ लीजिए अप्रैल मई के अंदर ही सब सेट हो जाएगा सर। ये मेरा रूटीन जो है, मुझे इसी 1.5 महीने के अंदर, मई मिड मई तक इसको बिल्कुल सेट करना है। मेरा एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। सबसे ज्यादा ऐसा साइंस भी कहती है कि जिन बच्चों के रूटीन्स फिक्स होते हैं उनको डर को ओवरकम करना आसान लगता है। इस डर से बाहर निकलना उनके लिए आसान हो जाता है, जिस डर की वजह से बच्चे तैयारी नहीं कर पाते। यानी इस आईआईटी का जो फियर है, उस फियर को अगर आप ओवरकम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रूटीन को फिक्स कर लें, एक सेट रूटीन बनाएं और अपनी स्टडी सिटिंग आवर्स को इंक्रीज करें। आप एक साथ 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे बैठने की आदत बनाएं। ये एक दिन में नहीं बनती, आदत होती है एक ऐसी चीज जो कई बार बनाने से बनती। यानी कहने का मतलब यह हुआ, एक रूटीन बनाने के लिए आपको 1.5 महीने का टाइम दिया जा रहा है। इन 1.5 महीनों में अपने रूटीन को फिक्स करने की कोशिश करें। बच्चा पढ़ाई तभी कर पाएगा जब उसको बॉडी उसकी हाइड्रेटेड होगी, एक अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खाने को मिले।
आप अपनी आप सहूलियत के हिसाब से बच्चे को जैसा जो भी कुछ मिल रहा है, ये अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है, या बच्चा जहाँ अलग से रह रहा है, वो वहाँ के लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, बच्चे की खुद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हेल्दी इंटेक ले। आप समझ रहे हैं? कभी-कभार सब चलता है, बच्चों के लिए सब चलता है, बट ये नहीं कि रेगुलर बेसिस पे आप बर्गर, समोसा खाए जा रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आपकी बॉडी सुस्त हो जाएगी। उस सुस्ती की वजह से जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट सब बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो कोशिश करें बॉडी में खूब पानी रहे, खूब पानी पीजिए, भर-भर के पानी पीजिए और साथ ही साथ हेल्दी डाइट ज़रूर फॉलो कीजिए। यानी ये जितनी भी कहानी आपने अभी करी है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ रहे हैं? अगर ये नहीं है तो आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, सर मेरा बड़ा दिल करता है रिवाइज करने का, सर मेरा बड़ा मन करता है मैं शाम में रिवाइज करूंगा, लेकिन सर पता नहीं क्या सुस्ती सी आती है सर, नींद क्यों आती है सर? क्योंकि समझ रहे बात को, दिन में तो सर मैं बर्गर ठूसता हूं सर, पराठे चल रहे हैं सर, आप समझ रहे हैं? कभी कभी सब चलता है, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करो अपनी हाइट को उसमें फ्रूट का, अपनी डाइट में फ्रूट का इंटेक बढ़ा दिया जाए, पानी का इंटेक बढ़ा दिया जाए, ताकि हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे। तमाम हार्मोनल चेंजेस इस एज में होते हैं, तुम्हें पता है, तमाम बातें दिमाग में आती हैं कि अरे यार वो गाड़ी कैसी है, वो मॉल कैसा है, वो हीरो कैसा, वो हीरोइन कैसी, तमाम बातें दिमाग में आती हैं। इन सब चीजों को काबू करने के लिए आपकी बॉडी में उन हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी में कुछ अपने इम्यून सिस्टम होना चाहिए, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए कि मैं उन सब तमाम चीजों के बावजूद भी अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं इन सब चीजों को फॉलो करता हूं। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये सब चीजें मैं कर लूंगा, तमाम चीजें लोग करते हैं, तमाम चीजें लोग करते हैं, ये वो आखिरी बात है जो मैं बताना चाह रहा था तुम लोगों को, उस बारे में भी जरा सी बात कर लेता हूं। सब कुछ सर, ये जो आपने अभी कहानी समझाई हमें, इन सारी कहानियों को अवॉइड कर सकते हैं सर, ये सारी बकवास छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। मैं नहीं जानता कि आईआईटी की तैयारी कैसे की जाती है, मैं नहीं जानता कि सर पूरे साल का रोड मैप क्या होता है, मैं नहीं जानता सर मुझे किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाना है। अब सिर्फ एक ही बात मुझे यहां तक समझ में आई है कि मुझे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है, बैकलॉग्स को अवॉइड करना है, मुझे अपने आप को हमेशा चेक करते रहना है, कोशिश करना है मॉक्स देने की, मॉक टेस्ट देने की, अपने आप को एनालाइज करने को, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन करना है मुझे। ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं सर, ये तब मुझे भी पता था सर, लेकिन ये सब मैं तभी कर पाऊंगा, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जिस बच्चे के अंदर सिर्फ ये चीज, जो कि सेल्फ मोटिवेटेड, असल में उसको कुछ बताना, ये क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है, कब सोना है, कब उठना है, उसको कुछ नहीं बताना है सर, उसको कुछ नहीं बताना है। मैं आपको बता दूं, और ये 2 मिनट की बात बोलूंगा आपको, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है इस बात के बिना ये जितनी भी टाइम पास अभी हमने किया था सब बेकार। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को मोटिवेटेड रखो। वो मोटिवेशन कहां से आता है मुझे नहीं पता, वो मोटिवेशन इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आता है मुझे नहीं पता, किसका, मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूं या फिर एक जनरल डिस्कशन कर सकता हूं, बट वो मोटिवेशन कहां से आता है मुझे नहीं पता। जो बच्चा रेगुलर बेसिस पर अपने आप को मोटिवेटेड रखता है, उसको सब कुछ खुद पता है। मैंने कोई नई बात बोली कि चीजों को रेगुलरली पढ़ाई किया करो, है, रात दिन मेहनत करो, कोशिश करो, रिवाइज किया करो, अपनी फॉर्मूला शीट बना लो, नोट्स बना लो, ये कुछ नया है? तुम्हें बचपन से माँ बाप, तुम्हारे टीचर्स यही तो बोलते चले आ रहे हैं, छोटी सी क्लासेस से बच्चों से यही बोलते, अबे पढ़ ले, रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, कल पेपर। ये तो कुछ नया नहीं है ना सर, नया मेरे लिए नहीं है सर, ये सारी बातें मुझे पता है, लेकिन सर वही है ना कि एक दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा सर, 3 दिन कर लूंगा, 1 महीना कर लूंगा सर, आप 9 महीने ये करने के लिए बोल रहे हैं सर, इस 9 महीने में अप्रैल से लेकर जनवरी तक ये काम करने के लिए बोल रहे हैं सर, मेरे बस का नहीं है सर, इतना कैसे कर सकता हूं सर? 2-4 दिन पढ़ने की बात अलग होती है सर, आप शुरू 8-8 9-9 महीने मुझको यही रूटीन फॉलो करने के लिए कह रहे हैं सर, तपस्या सर, इतनी बड़ी तपस्या सर, ये बड़ा मुश्किल, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो सेल्फ मोटिवेटेड। अब ये मोटिवेशन कहां से आएगा, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें 2-3 बातें बोल सकता हूं जो तुम्हें मोटिवेट कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आईआईटी में पढ़ने के बाद एक खुशी अलग मिलती है, अलग रुतबा मिलता है, अलग इज्जत मिलती है, खुद को भी, इसमें कोई शक नहीं। ये सबसे पहला मोटिवेशन हो सकता है किसी भी बच्चे का। आपकी सर हम चाहते हैं सर, हम चाहते हैं कि जब हम चलें तो लोग हमारे पीछे लिखा हुआ आईआईटी दिल्ली देखें, हमारे पीछे लिखा आईआईटी रुड़की पढ़ें सर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर पढ़ें, हमें अच्छा लगता है सर। कोई आके हमसे कहे कि यार भैया आप कहाँ, कैसे भैया हमें बताइए, हमें भी जाना है भैया, कैसे तैयार, ये सोच के अच्छा लगता है, ये सोच के हमें अच्छा लगता है। चलिए ठीक, लेकिन सर पता नहीं क्यों सर ये इतना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है कि मैं पूरे साल मेहनत करता रहूं, रात दिन जागकर, रात दिन पढ़ाई करके, पागलों की तरह समझ उल्टा खड़े होके इतनी मेहनत। पता नहीं सर, मुझे तो डाउट है सर, इतनी इज्जत की ना हमें आदत है, और पता नहीं हम इतना कर पाएंगे सिर्फ इस इज्जत के लिए सर। अब किसी और तरह से कमा लेंगे सर इज्जत, किसी और तरह, मुश्किल।
तो अब ये अगर इतना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है तो आपके लिए कोई और मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा दूसरा मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है सर, आईआईटी से पास आउट होने के बाद पैसा बहुत मिलता है सर, पैसे बहुत मिलते हैं सर, गजब गजब नौकरी मिलती है सर, पैसा मिलता है भर भर के। मैंने सुना है सर, अब आईआईटी कानपुर के फलाना बच्चे का 1.5 करोड़ का पैकेज लगा सर, किसी का 2 करोड़ का पैकेज, किसी का 1 करोड़ का पैकेज सर। अब पैसे बहुत मिलते हैं सर, मजा बहुत आता है, बहुत बड़ा पैसा है। तो हो सकता है किसी के लिए मोटिवेशनल फैक्टर हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसी के लिए ये भी हो सकता है सर पैसे किसी और तरह से कमा लेंगे सर, मुझसे इतनी मेहनत मत करवाओ सर, उल्टा खड़े होकर पूरे साल पढ़ने के लिए कह रहे हो सर, ये आसान काम नहीं है। तो छोड़िए सर, ये इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर कुछ के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तीसरा मोटिवेशनल फैक्टर है कि ये जो गोल आपने अपने लिए सेट किया है, वो गोल आपका नहीं, वो गोल आपके मां बाप का है, वो गोल आपके पेरेंट्स का है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी कि मेहनत मैं अपने लिए नहीं, ये मेहनत मैं उन 2 लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने मुझसे ये करने के लिए कहा है। बच्चा पैदा होने के बाद 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 10वीं क्लास में उसको क्या पता आईआईटी क्या होती है? आप समझ रहे बात को? आईआईटी में पढ़ने से क्या मिलता है, कैसी होती है आईआईटी, क्या मिलता है दुनिया में, क्या इज्जत मिलती है, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन फिर भी पेरेंट्स के कहने पर ही वो आईआईटी ज्वाइन करता, आईआईटी की तैयारी शुरू करता। ये जो गोल है, ये गोल आपका नहीं, ये गोल उनका। दिक्कत ये है कि इस गोल को पाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ तुम्हें माहौल दे सकते हैं, वो सिर्फ तुम्हें कुछ पैसा ऐसा दे सकते हैं, मेरी बात समझ लो, वो सिर्फ माहौल बना सकते हैं कि आप करें। ये उनका गोल है जो आपसे करने के लिए कहा गया। और मेरा मानना यह कि जिन लोगों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ करते रहे हैं, करते रहेंगे, उन लोगों के लिए सिर्फ ये काम करके दिखाना कि सर 1 साल मेहनत करके आईआईटी का रिजल्ट ले आए, मुझे लगता है ये काम किया जा सकता है, ये काम बिल्कुल किया जा सकता है। ये कहीं से मुश्किल काम नहीं है सर, उन लोगों के लिए काम किया जा सकता है। और मेरा अपना मानना यह है कि अपने लिए आदमी शायद इतनी मेहनत नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों के लिए जो हमारे लिए मैटर करते हैं, उनके लिए काम किया जा सकता है। सर पैसा इज्जत कमाने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट जो काम हमसे करने के लिए उन लोगों ने बोला है, जो खुद नहीं कर सकते, और जो हमारे पेरेंट्स हैं, सर ये काम बड़ा काम है, ये काम हम कर सकते हैं, उनके लिए ये काम कर लेंगे, रिजल्ट लाके उनके हाथ में दे देंगे। लो, तुम हमसे कह रहे थे, ये पहला काम, तुमने हमसे पहली बार कुछ मांगा है, ये लो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, ऐश करो। तो मेरा अपना खुद का मानना यह है कि जो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल फैक्टर है वो है तुम्हारे पेरेंट्स। रेगुलर बेसिस पर उनसे बात करते रहो, उनको देखते रहो और मोटिवेट होते रहो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है जो तुम क्रैक नहीं कर सकते। सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, जुट जाएं। और मेरा मानना यह है कि रेगुलर बेसिस पर अपने आप को मोटिवेटेड रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, जो कहा गया है उसको करते रहें। तुम्हें पता ही है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टीचर्स शुरुआत में ही बता देंगे, उन फंडामेंटल चैप्टर्स को स्ट्रांग रखो। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट जिसको आ गया समझ में, वो आगे स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करो, सॉल्यूशंस, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, हर जगह उसको काम आने वाला है। रिडॉक्स जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स में कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती। तो मुझे लगता है फंडामेंटल चैप्टर जैसे रिडॉक्स हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इन चैप्टर्स, और ये शुरू में ही होते हैं, समझ रहे बात को? तो शुरुआती टाइम जो तुम्हारा होगा वो फुल अपने रूटीन को सेट करने का होगा, अपने आप को मोटिवेट करने का होगा। तो जो बच्चा शुरुआत में अपने आप का फिक्स रूटीन बना लेगा पूरी मोटिवेशन के साथ, समझ लो 1 महीना 15 दिन तो चलता है, उसके बाद फुस हवा निकल जाती है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है, सर ये वो मोटिवेशन है जो सर मुझे रात दिन जगा के रखता है। गिरता हूं फिर भागता हूं, फिर गिरता हूं फिर भागता हूं, क्योंकि मुझे तो ये काम करके दिखाना है, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो जिन्होंने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो बच्चे कोशिश करेंगे उनको ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो जो छोटा मोटा डिस्कशन आपके साथ करना था वो मैंने कर लिया। क्लास में भी तुम लोगों के साथ इस तरह के डिस्कशन सारे टीचर्स करते रहेंगे। आप कोशिश करो, है ना, और इन चीजों को फॉलो करो। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, मेन है कोशिश करना है, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी है, और अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करवाना। उसके लिए तुम्हारे पास तमाम रास्ते हैं। तो आज इतना ही बात करेंगे, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।